नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में कि करंट अफेयर अक्टूबर माह का अब तक करंट अफेयर है, उनको प्रयास किया हमने इकट्ठा करने का। तो जो इस माह में नोबेल पुरस्कार मिले, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार जिन व्यक्तियों को दिया गया है हम उनकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है और किसके लिए दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, जहाँ तक आपको बताया जाए कि ये आप सभी को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश थे, वो इंजीनियर और आविष्कारक थे, उनकी याद में दिया जाता है। और ये क्यों चर्चा में है इतने, क्योंकि इन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे अपने जीवन काल में। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1833 में हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल का। और 1896 में उनका देहांत हो गया था। और सबसे ज़्यादा उनका प्रसिद्ध जो आविष्कार था वो था डायनामाइट का आविष्कार करना। और इसके बाद में उनको अलग सिंथेटिक तत्व और नोबेलिज्म के नाम से भी इनके नाम रखा गया था, यानी इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। हम हर वर्ष देखते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, परंतु हमें नहीं पता होता कि ये नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को और किसकी याद में दिया था। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब बात करें इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल जो पुरस्कार थे इनकी शुरुआत हुई थी लगभग 1901 में शुरुआत हुई थी इनकी। और इसकी जो पुरस्कार राशि वो कितनी $14 लाख है, अगर हम बात करें, यानी ये 10 मिलियन से भी अधिक है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा अर्जित विपुल संपत्ति में से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यानी जो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति थी उसमें से दिया जाता है। उन्होंने अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट बना दिया था और उन्होंने कहा था कि जो उत्कृष्ट कार्य करें उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये किन क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा विज्ञान व साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना और साथ साथ में नोट भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन की, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। जो इसकी जो राशि है वो कितना $14 लाख है। अगर हम बात करें नोबेल फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में ही स्थित है। अगर हम बात करें नोबेल फाउंडेशन के सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं जी। अगर हम बात करें स्वीडन के किंग ऑफ द काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है, यानी इसका जो अध्यक्ष होता है इस नोबेल फाउंडेशन का, उसका कौन रहा? स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है कि इसका मुख्य कौन होगा। अगर हम बात करें इनमें से 4 जो अन्य सदस्य पुरस्कार वितरण संस्था के न्यासी ट्रस्टियों द्वारा ही तय किए जाते हैं। जो ट्रस्टी होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है कि पुरस्कार किन को देना और किस लिए देना है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम ये पढ़ते जरूर हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। इससे पहले हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखना, वो भौतिकी के अंदर दिए गए हैं। हम अगर बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करें 2020 का, तो नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मिलित भी कर लिया गया है, यानी इसके लिए भी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? इसका क्या कारण था कि उन्हें फूड प्रोग्राम को शामिल किया गया? इसका मुख्य कारण था इस संस्था द्वारा भूख की समस्या को निपटने के लिए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया था। उन्होंने ये जो संस्था थी उन्होंने भूख जैसी समस्या को निपटने के लिए ये दिया गया था। और ये 2019 में 88 देशों के लगभग 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सहायता पहुंचाई थी, यानी लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस संस्था में शामिल होकर 88 देशों के लोग थे और उन्होंने ये फूड प्रोग्राम में सहायता दी थी, यानी अपने हिसाब से जो सहायता कर सकते थे वो की थी। अगर हम बात करें और ये चर्चा में क्यों है, अगर हम बात करें ये चर्चा में इस कारण है कि 2019 में इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को इस सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अगर हम बात करें इस वर्ष 300 से अधिक व्यक्ति व संस्थाओं को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ये आपने देख लिया है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है जो नोबेल पुरस्कार, हम उसके बारे में भी बात करें। भी
साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य का पुरस्कार है वो 2020 का अमेरिकी की एक कवयित्री है लुइस ग्लुक को दिया गया है। वे अमेरिका की हैं, इसको नोट करते रहना जी साथ साथ में। ये अमेरिका की थी और उनकी जो दिया क्यों है, उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि उनकी खूबसूरती इनके साथ ही बनती है। बेमिसाल आवाज़ काव्य आवाज़ के लिए दिया गया जो खूबसूरती के साथ में व्यक्तिगत अस्तित्व का भी सार्वभौमिक बनाता है, जिसके लिए वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दिया किसे गया है? कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। आप इसको नोट कर लेना जी। अगर हम बात करें वर्ष 1901 से 2019 के बीच में नोबेल पुरस्कार 597 बार 950 लोगों को, संगठनों को प्रदान किए गए हैं। और साहित्य में 113 नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए गए हैं। 113 जो साहित्य के क्षेत्र में दिए गए हैं। अब साहित्य के क्षेत्र में एक भारतीय को भी दिया गया है, वो कौन थे? रविंद्रनाथ जी टैगोर। उन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 के साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे वो वाले। कौन? रविंद्रनाथ जी टैगोर। वो पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का दिया गया था। और 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे है? लुइस ग्लुक को दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित थे। अब आगे हम बात करेंगे कि भारत ने अभी रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण किया है, वो चर्चा में क्यों है? तो ये मिसाइल है जी, इसका परीक्षण किया है, वो चर्चा में क्यों है देख लेते हैं जी। अगर हम बात करें ये चर्चा में क्यों है तो देखते हैं। हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ओडिशा के बालासोर प्रशिक्षण केंद्र से इसका परीक्षण किया गया। मित्रों ये नाम जरूर ध्यान रखना। रुद्रम फर्स्ट का जो परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो वो ओडिशा के बालासोर प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये पहली स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम जो फर्स्ट है, जो परीक्षा की दृष्टि से करंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रुद्रम फर्स्ट की क्या खास बात है? खास बात है यह एक एंटी रेडिएशन वेपन सिस्टम है। यह एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट की ऊंचाई के आधार पर 100 से 200 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज है। यानी 100 से 200 किलोमीटर तक यह स्ट्राइक रेंज अपने मारक क्षमता है। अगर हम बात करें रुद्रम फर्स्ट की, शत्रु देश के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम व संचार नेटवर्क को 150 किलोमीटर की दूरी से ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। यानी जो शत्रु देश या उनकी एयर डिफेंस सिस्टम व संचार नेटवर्क को भी खत्म करने की क्षमता रखती है, जहां तक उसकी रेंज है। यानी 250 किलोमीटर तक, ये 250 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता रखती है। अगर हम बात करें, यह मिसाइल किसी भी तरह से सिग्नल व रेडिएशन को पकड़ सकती है। यानी सिग्नल जो होंगे उन्हें पकड़ सकती है और रेडिएशन को भी पकड़ सकती है। तो ये रेडिएशन को पकड़ने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। रुद्रम फर्स्ट, अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसकी मुख्य भूमिका में क्या था, इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसका प्रशिक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। और इसमें क्या है? रुद्रम प्रथम मिसाइल को भारतीय वायुसेना में भी शामिल किया जाएगा। यह पैसिफिक होम हेड के द्वारा इनिशियल्स नेविगेशन सिस्टम INS व GPS नॉविक सैटेलाइट्स गाइडलाइंस से लेस होगी। यानी GPS भी इसमें होगा, INS भी होगा। यानी एक तरीके से आधुनिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अगर हम बात करें इसको 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकते हैं। यानी इसे 500 मीटर ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लॉन्च किया जा सकता है। तो ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इसको ध्यान रखना। रुद्रम फर्स्ट क्यों चर्चा में है? तो ये थी। आगे हम अगले चर्चा करते हैं कि RPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो RPSC नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो कौन है? तो अभी हाल ही में जो रिटायर हुए थे वो कौन थे? वो थे दीपक उत्प्रेती, जिनकी 62 वर्ष उम्र पूरे होने के बाद वो 14 अक्टूबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो वो रिटायर हो चुके हैं। और उनकी जगह पर जो नए आने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है जी? वो है जी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है जो
तो आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र यादव जी है। उन्होंने दीपक उप्रेती जी का स्थान लिया है। उनका जो कार्यकाल है वो 14 अक्टूबर को पूर्ण हो चुका है। और उसके अलावा जो अन्य सदस्यों को शामिल किया उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं प्रमुख जो हास्य कवि है कुमार विशेष, उनकी पत्नी मंजू शर्मा को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा जो हमारी राजस्थान लोक सेवा आयोग है वहाँ का सदस्य बनाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य को भी इसका सदस्य बनाया गया है। उसके बाद में एक बुक लिखी थी जिन्होंने जो प्रसिद्ध बुक मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध पुस्तक के लेखक है, जो पत्रकार भी है, जसवंत राठी जी को भी शामिल किया गया है। और जो क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग के निदेशक बाबूलाल कटरा को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ ही जो आयोग के 8 सदस्यों का जो कोरम है वो पूरा होता है और इस बार एक भी मीणा सदस्य नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। पूरे हो चुके हैं। तो दीपक उप्रेती जी के स्थान पर अब भूपेंद्र यादव जी आरपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और उनके साथ अध्यक्ष सहित 8 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। आगे हम बात करें जो महत्वपूर्ण है, जो पिछला सप्ताह चला है हाल ही में, कृमि मुक्त बच्चे स्वास्थ्य बच्चे, एक सप्ताह चला था, ये उनका ध्येय वाक्य था, वो चला था। तो आपको इसको याद ध्यान में रखना है कि इसका ध्येय वाक्य क्या था, यानी स्लोगन क्या था, कृमि मुक्त बच्चे स्वास्थ्य बच्चे। ये हमारे राजस्थान में चला था। तो ये कब से कब तक चला था, तो ये 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चला था। और इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम। ये क्यों चलाया गया था, ये चलाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कृमि नाशक दवा किसे पिलाई जाएगी। तो हम बात करें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को, सभी को ये किशोर किशोरियों को पिलाई गई थी। और इससे क्या होगा, क्या लाभ होगा, पेट के जो कीड़ों से छुटकारा मिलेगा। और उसके अलावा ये दवा किसको नहीं पिलाई गई, जो बीमार है और जिनका उपचार चल रहा है बच्चों का, उन बच्चों को ये नहीं पिलाई जाएगी। और ये कहाँ कहाँ पिलाई जाएगी, तो ये सभी आंगनवाड़ी केंद्र और सिटी डिस्पेंसरी व सब सेंटर पर पूरी कोरोना सुरक्षा के साथ पिलाई जाएगी। और दवा कब से कब तक पिलाई गई थी, तो वो 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पिलाई गई, प्रतिदिन पिलाई गई थी। तो ये राजस्थान में ये एक सप्ताह चला था जिसका नाम राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम चला था। और उसका ध्येय वाक्य था कृमि मुक्त बच्चे स्वास्थ्य बच्चे। ये राजस्थान के हाल ही में चला सप्ताह था जो राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास था जी। आगे हम बात करें, हम भारत स्तर की बात करें कि 12वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है वो 17 नवंबर 2020 को होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा का इसकी जो तारीख है वो निश्चित कर दी गई है। तो हम बात करें, तो अगर हम बात करें ब्रिक्स देश में शामिल कौन कौन देश है, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका इस देश में शामिल है। अगर हम बात करें, यह रूस की अध्यक्षता में आयोजित होगा, यानी इसका अध्यक्षता कौन करेगा, वो रूस करेगा। और इसका उद्देश्य सभी देशों के बीच में बहुआयामी सहयोग बनाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगर हम बात करें ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है, तो वो मार्कस प्राडो टू ट्राइजो है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो इनको आप ध्यान में रखना और साथ साथ में नोट कर लेना। यानी नवंबर माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित होगा। ब्रिक्स देश है जो जिसके अंदर ब्राज़ील, रूस और भारत व दक्षिण अफ्रीका आते हैं। अगर हम बात करें, एक अन्य घोषणा भी की है जो लंबे समय से चल रही थी सप्ताह जो हमारे बंदी थे उनका जो 30 रुपये भत्ता था उसको बढ़ाकर अब 70 रुपये कर दिया गया है। यह घोषणा जो की गई है वो 2020-21 के बजट में की गई है। और इसके साथ ही राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान की कुछ नई औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा के उद्देश्य से क्या किया, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कुछ चिन्हित पुलिस थानों में 9 अतिरिक्त मोबाइल यूनिट के लिए 26 कांस्टेबलों के नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। तो ये भी ध्यान में रखना जी। और वो कहाँ कहाँ होंगे वो भी देख लेते हैं, जिसमें से अगर बात करें 8 जो पद हैं वो नागाना बाड़मेर में पुलिस थाना, कोलायत के अंदर 8 जो बीकानेर में है कोलायत पद आएंगे। और इसके बाद थाना डुंड जोधपुर ग्रामीण में और 4 पद पुलिस थाना सांकड़ जैसलमेर में सृजित होंगे। अगर हम बात करें गृह विभाग में तो 4 नवीन अस्थायी पद भी सृजित किए जाएंगे जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। और इनमें से एक जो पद होगा सहायक जनसंपर्क अधिकारी का होगा और एक कनिष्ठ विधि अधिकारी का होगा और एक कनिष्ठ सहायक अधिकारी का होगा और एक चतुर्थ श्रेणी का 4 नए पदों का सृजित होगी। तो ये अक्टूबर माह का अब तक का जो करंट था वो था। और इससे पहले हमने बात करी नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर ली है।
और जो कि था राजस्थान से संबंधित तथ्यों की बात कर ली और भारत से संबंधित तथ्यों की बात कर ली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली जो इससे पहले वीडियो जो करंट अफेयर की बनाई जा चुकी है वीडियो जो सेकंड वॉइस था उसको भी आप ज़रूर देखना, उसमें भी नोबल से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो अगर आगामी सभी भर्तियों के लिए जुड़े रहें, आपको समय समय पर सभी वीडियोज़ उपलब्ध होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।